Good evening to all of you. This is me Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan. And today we are going to discuss part number 2 of biotech principle and processes. Last part में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्या जीन क्लोनिंग होती है, क्या जीन ट्रांसफर होता है, किसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. अल्टीमेटली आपको मैंने चीज़ें समझाई थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या क्या करते हैं और उसके बाद में हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं. तो आपको थोड़ा पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अल्टरनेट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए को, और बायो प्रोसेस में हम स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो होस्ट है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दे उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. ठीक है बच्चों, आज के पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझा था, क्या आपने ये चीज़ समझी कि उसमें कौन कौन से टूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन कहाँ पर फ्रेगमेंट बना रहा था, कौन यहाँ पे ग्लू की तरह एक्ट कर रहा था. ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन. क्लियर? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास होते हैं. सबसे पहले आता है बच्चों एंजाइम्स. फिर बात करेंगे हम किसकी, वेक्टर्स की. देन हम लोग फिर किसकी बात करेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट की. तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 टूल्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज एंजाइम्स, वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट. एंजाइम्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, जैसे कि कल आपने पढ़ा था, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. नेक्स्ट वन इज डीएनए लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. This is for the replication. These are some key enzymes. So these are the enzymes which are responsible for the recombinant DNA technology और genetic engineering. Clear? अब बात करते हैं वेक्टर्स की बच्चों. वेक्टर्स क्या हैं, जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर है, कॉस्मिड, फेजमिड, और आप लोगों ने BAC का नाम भी सुना होगा, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ये सब वेक्टर होते हैं बच्चों. वेक्टर वो चीज़ होती है जो कि किसी सब्सटेंस को आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि जो डिज़ायर जीन हमको चाहिए, हमने किसी पर्सन से लिया डिज़ायर जीन को और उस डिज़ायर जीन को हमारे अंदर हमने फिट किया. तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि वहाँ हमने एक वेक्टर का यूज़ लिया है जो कि ईजिली उस चीज़ को हम तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है. उसके बाद में बात करते हैं बच्चों कॉम्पिटेंट होस्ट की. होस्ट कुछ भी हो सकता है. होस्ट कैन बी एनी बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस. ये क्या है, ये भी एक क्या है बच्चों, एक होस्ट है. तो आपके पास में होस्ट कोई भी हो सकता है, इट नॉट अ बिग डील, क्योंकि होस्ट तो हम भी हो सकते हैं, हमारा कोई सेल भी हो सकता है, ह्यूमन का कोई सेल हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई. लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर्स को पढ़ेंगे. प्लाज्मिड का एक वेक्टर, प्लाज्मिड का नाम है PBr322. इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसे इस प्लाज्मिड को हमें अल्टीमेटली बाद में डिस्कस करना ही है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंजाइम्स को. चलिए, तो बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की. बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर, या आप इन्हें केमिकल टूल भी कह सकते हैं, केमिकल सीजर्स या केमिकल नाइफ भी आप इन्हें कह सकते हैं, और इन्हें आप केमिकल सीजर्स भी कह सकते हैं. अब ये जो एंजाइम होता है, ये बना कैसे, हमको ये पढ़ना है कि ये बना कैसे, इसकी फंक्शनिंग कैसे स्टार्ट हुई. तो आप हमेशा याद रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था पहली बार किस में देखा गया बेटा, प्रोकैरियोट सेल में देखा गया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस में देखा गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोकैरियोट में देखा गया था. और हमें पता लगा कि इस प्रोकैरियोट में एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि अल्टीमेटली हमें पता है कि डीएनए पे कट फॉर्म करके फ्रेगमेंट्स बनाएगा. और एक क्या था बेटा, इसमें मिथाइल ग्रुप था या मिथाइलेज एंजाइम था. क्या था, मिथाइलेज एंजाइम. 2 ऐसे एंजाइम हम लोगों ने 1963 में क्या करे थे, डिस्कवर किए. हमें पता लगा कि प्रोकैरियोट में 2 ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट की एक तरह से मदद कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अब सुनो कैसे कर रहे हैं. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि बैक्टीरियोफाज का. आपके एनसीईआरटी में किसका एग्जाम्पल दिया बेटा, बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्या है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है. क्या है बैक्टीरियोफाज, एक वायरस है जो किसको कॉज करता है, ये कॉज करता है किसको बेटा, बैक्टीरिया को कॉज करता है. किसको कॉज करता है, बैक्टीरिया को. देखो नीट के क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहे हैं कि किस में देखा गया था, प्रोकैरियोट में कौन कौन से एंजाइम्स थे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था और एक मिथाइलेज एंजाइम था.
अब ये जो बैक्टीरियोफाज है ना, ये किसको ढूंढ रहा है? बैक्टीरिया को ढूंढ रहा है। सपोज करो मेरे पास है बैक्टीरिया ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया मेरे पास? ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को ध्यान से समझना। ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या है बेटा? खुद का डीएनए तो है ही सही। सपोज करो ये खुद का डीएनए है, ये न्यूक्लियोइड है। हमें पता है प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। तो न्यूक्लियोइड के अंदर अल्टीमेटली उसका खुद का डीएनए है। अब मान लीजिए कि कौन आया यहाँ पर? मान लीजिए कौन आया? बैक्टीरियोफाज आ गया। किस पर आ गया बैक्टीरियोफाज? इसकी प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन पर आकर के स्टिक हो गया। ये जो आपकी कोटिंग दिखाई दे रही है, हेड वाला पोर्शन, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इसका डीएनए। तो डीएनए अगर अंदर है तो क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा सेल में। डीएनए क्या हो गया? बैक्टीरियोफाज का डीएनए इनहेरिट हो गया यहाँ पर। और क्या है? प्रोकैरियोट के खुद का क्या है? प्रोकैरियोट के खुद का डीएनए भी है और बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी एंटर हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज पता लगी कि यार अगर प्रोकैरियोट ने सोचा कि यार मेरा न्यूक्लियस के मेरे डीएनए के साथ में इसका डीएनए मैं मिक्स नहीं होने दूंगा, मैं इंटीग्रेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरा डीएनए इसके साथ में इंटीग्रेट हो गया तो मुझे क्या कॉज हो जाएगा? मुझे यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा मुझे। तो ई कोलाई क्या करता है बेटा? ई कोलाई करता है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करता है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म चलाता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म में मैं फिर से बता रही हूं, ये खुद ई कोलाई बैक्टीरिया अपने अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाएगा और मिथाइलेज एंजाइम को बनाएगा। ये बात याद रखेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म चलाएगा। किसके अगेंस्ट में चलाएगा? उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए के अगेंस्ट चलाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम उसको कट नहीं करेंगे, इसके फ्रेगमेंट नहीं करेंगे, इसे मारेंगे नहीं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमें ये एक्सप्रेस होकर के हमें इन्फेक्शन कर देगा, यानी कि प्रोकैरियोट को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने बनाया? आपके ई कोलाई ने बनाया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ही बना वैसे ही बैक्टीरियोफाज के क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? पीसेस हो गए, यानी कि बैक्टीरियोफाज का डीएनए फ्रेगमेंट में क्या हो गया? कट हो गया। तो जब फ्रेगमेंट में कट हो गया, मॉलिक्यूलर सीजर्स आई यहाँ पर। कौन आई? ये यहाँ पर कौन आ गई? मॉलिक्यूलर सीजर्स आ गई और इसको कट कर दिया। अल्टीमेटली जब आपका फ्रेगमेंट हो जाएगा, किसका? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज। जब आपके बैक्टीरियोफाज के डीएनए के फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो बेटा ये नॉन एक्सप्रेसिव होगा कि नहीं होगा? इतना बताओ, क्या ये नॉन एक्सप्रेसिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर तुम इसके फ्रेगमेंट नहीं कर रहे हो तो वो एक्सप्रेसिव है। कर रहे हो, कट फॉर्म हो चुके हैं, फ्रेगमेंट बन चुके हैं, तो ये एक्सप्रेसिव होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि ये प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिनोटिपिक रेशो भी, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स भी नहीं आ पाएंगे बच्चों। क्लियर? फिनोटिपिक कैरेक्टर्स भी बच्चों नहीं आ पाएगा। अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो कि इन्फेक्शन कॉज करने आया था प्रोकैरियोट में, अब वो इजीली नहीं कर पाएगा, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और, मिथाइलेज एंजाइम यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो, एक तो कट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या कर रहा है? जीनोम जो है किसका? बैक्टीरियोफाज का, उसे कट कर रहा है। आप लिख सकते हैं कि जो जीनोम है, जीनोम इज कटेड बाय, या जीनोम इज कट बाय, नॉट कट, जीनोम इज कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसका बेटा? जीनोम बैक्टीरियोफाज का। ये किसके थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हो रहा है। तो फिर मिथाइलेज क्या कर रहा है? मिथाइलेज यहाँ पर क्या करेगा? लिख लो, मिथाइलेज क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड करेगा। जब ये मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा ना बच्चों, तो यहाँ पर जब आपके एडेनिन और आपके साइटोसिन से जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर रुक जाएगी, है ना। इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो हम बैक्टीरियोफाज के अंदर रोक रहे हैं ताकि हम आगे उसका प्रोसेस नहीं चला पाए। तो इसलिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एज अ प्रोटेक्शन के लिए भी है और स्टॉप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कितने टाइप के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वैसे जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ये टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, टाइप 3 भी हो सकता है, टाइप 4 भी हो सकता है, यानी कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेकिन बच्चों जो मोस्टली जो कि ऑफनली यूज़ किया जाता है बायोटेक के अंदर वो है आपका टाइप 2। कौन सा है? टाइप 2 है। ये टाइप 2 जो होता है ये क्या है? एक तरीके से है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस हमें ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास में ये एक क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट में मुझे पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ूंगी, ठीक है। मैंने मान लीजिए मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर रिलीज किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है? इस पूरे के पूरे डीएनए को कोड कर रहा है, रीड कर रहा है, कोड नहीं बोलेंगे, रीड कर रहा है। होल डीएनए इज रीडिंग बाय
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रीडिंग भी लिख सकते हैं बेटा, स्कैनिंग भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड करेक्ट है। स्कैनिंग का मतलब है, रीडिंग का मतलब यही है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या ढूंढता है, अपनी कोई स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढता है। क्या ढूंढता है बच्चों? स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढता है। और आप इस स्पेसिफिक लोकेशन को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं और इसे आप रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं। कि इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये बहुत इजी है, आप इसको अगर अच्छे से तरीके से समझेंगे बहुत इजी है। मैंने आपको ये कहा, जैसे मान लीजिए मैं एक डीएनए हूँ, तो मेरे आसपास कौन रहेगा? मेरा खुद का क्या रहेगा? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रहेगा। अब मान लीजिए मेरी कोई स्पेसिफिक साइट है, यानी कि ऐसी साइट मतलब ऐसी साइट है मेरे पास में कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेरे अट्रैक्ट होगा मुझसे। तो वो पूरे डीएनए को पहले क्या करेगा? पहले रीड करेगा, तभी तो करेगा ना। पहले उसने पूरा रीड किया है मेरे डीएनए को, उसके बाद उसने एक चीज़ देखी कि यार मुझे ये वाला सीक्वेंस अच्छा लग रहा है, मुझे सीक्वेंस अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आकर के क्या हो जाता हूँ? मैं यहाँ पर आकर के सबसे पहले रीड करता हूँ, स्कैन करता हूँ, रेस्ट्रिक्शन साइट ढूंढता हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्टिक होऊंगा और लास्ट में जाकर के मैं इसमें ब्रेकेज करूंगा। क्या क्या बोला बच्चों? स्टेप्स याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्कैनिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? स्कैनिंग करना। दूसरा प्रोसेस क्या होता है बच्चों? रिकॉग्निशन साइट को ढूंढना, सर्चिंग ऑफ रिकॉग्निशन साइट। आ रही है बात समझ में? तीसरा क्या होता है बच्चों? स्टिक फ्रॉम डीएनए फ्रेगमेंट, उस डीएनए फ्रेगमेंट से जाकर के चिपक जाना। और लास्ट में आता है ब्रेकिंग ऑफ डीएनए को ब्रेक करना। अब ये 4 स्टेप्स बहुत आसान है याद रखना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या है। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को स्कैन कर रहा है, उस पर जाकर के उस पर स्टिक हो रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। तो क्या यहाँ पर नहीं हो सकता कि ये स्टिक? ऐसा क्या है इस यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा सेगमेंट में ऐसा है क्या कि उसको यही साइट पसंद आ रही है, उसको ऐसा क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर? एक्चुअली में रिकॉग्निशन साइट जो होती है, इसमें क्या लगा होता है आपका? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लगा होता है। क्या होता है बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ऐसा सीक्वेंस जिसे अगर आप इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी सेम रहेगा, अगर आप इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी सेम रहेगा। जैसे कि ABCDE, अगर मैं इसको इस तरफ पढ़ रही हूँ तो सपोज अगर मैं ऐसे पढ़ूँ ABCDE, तो चाहे मैं इधर से पढ़ूँ चाहे मैं इधर से पढ़ूँ, ABCD आगे ही आ रहा है, ABCD आगे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी कि आपके डीएनए में एक ऐसा सीक्वेंस है जिसे आप चाहे तो इधर से कोड करें, रीड करें, चाहे आप उस तरफ से कोड या रीड करें, वो सेम लगेगा, वो सेम दिखेगा। तो ऐसा सीक्वेंस अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मिल जाता है तो बच्चों वो स्कैन करके उस पर जाकर के बाइंड हो जाता है, स्टिक हो जाता है। यानी कि उसने स्कैन कर लिया, उसने पहचान लिया कि मेरी रिकॉग्निशन या मेरी रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है। और थर्ड वर्क क्या है? स्टिक होने का, कि उसको जब मिल गया सब चीज़ तो वो स्टिक हो जाएगा। और फाइनली जब वो स्टिक हो गया तो फिर अब वो ब्रेक करेगा, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगा उस डीएनए के फ्रेगमेंट को। क्लियर है? चलिए, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास है ई कोलाई का, यानी कि ई कोलाई का क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दैट इज इको R1। अब ये कंफ्यूज मत होना, इको R1 है क्या, तो मैं नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाऊंगी, उससे पहले एक चीज समझो, ये इको R1 जो है ये क्या है बेटा? ई कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ई कोलाई का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ई कोलाई जो है उसके पास में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। भाई सबके पास है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, क्यों नहीं होगा? क्या हम सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आज हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है तो बेटा उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे पास में स्पेसिफिक कैची है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जिसके थ्रू हम उस एंटीजन को एंट्री होने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ डिफेंस यहाँ पर कौन दिखाते हैं? सेल्फ डिफेंस यहाँ पर हर एक सेल दिखा रहा है, ये नेचर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर है कि सेल्फ डिफेंस करना। तो अब देखो इको R1 है, ठीक है, इको R1 की बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम में जो सीक्वेंस लगा होगा वो होगा GAATTC। इस तरफ अगर हम चलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम तो ये सीक्वेंस लगा होगा। अगर मैं इस तरफ चलूं दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाऊं, इस तरफ आऊं मैं, तो क्या बन जाएगा बेटा? GAATTC। क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है? बिल्कुल है मैम। आप इधर से पढ़ रहे हो तो भी GAATTC है, अगर आप इधर से पढ़ रहे हो तो भी GAATTC ही है। तो ये एक अब ये सीक्वेंस मिल गया ना, मान लो ये डीएनए का, ये पूरा डीएनए है, तो अगर डीएनए का ये पूरा सीक्वेंस मिल गया तो यहाँ पर आकर के आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में बच्चों और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जैसे अगर आप मलयालम लिखेंगे, क्या? मलयालम,
मलयालम। तो मलयालम अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आप इधर से रीड कीजिए चाहे इधर से रीड कीजिए, बात तो एक ही है, चाहे आप मलयालम इधर से पढ़ेंगे चाहे इधर से पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि MOM मॉम, ठीक है, MOM मॉम, ठीक है, और बहुत सारे जैसे पॉप, POP पॉप, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जैसे सीक्वेंसेस है जिससे आप आगे से पढ़ेंगे तो भी सेम, पीछे से पढ़ेंगे तो भी सेम। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली बार डिस्कवर हुआ था उसका नाम है बेटा HindII। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताइए जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। दैट इज गोइंग टू बी HindII, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है HindII, EcoR1, ये सब हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, हो सकता है मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं, ठीक है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बेटा ऐसा एक नहीं बनाया है हमने, ऐसा एक नहीं बनाया है एंजाइम। NCERT कहती है कि ऐसे आपने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपने बना दिए हैं। किसमें से एक्सट्रैक्ट किए, किसमें से आइसोलेट किए हैं तुमने? विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखो नीट के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। असर्शन रीजन बन रहा है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 स्ट्रैंड्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। आपको ये रेशो याद रखना है कि बेटा इतने स्ट्रैंड्स में से हमने इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया है। ये नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है नेमिंग करना किसी भी चीज का, है ना, नेमिंग करना। जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था तो तुम्हारा भी नॉमेनक्लेचर किया था। क्यों किया था बताओ? ताकि घर में किसी को कंफ्यूजन ना हो कि इसका नाम कुछ तो रखेंगे ना हम, इसका नाम हमने कुछ रख दिया तो उस नाम से बुलाया जाएगा। इन फ्यूचर उस नाम से ही बुलाया जा रहा है, पास्ट में भी उसी नाम से बुलाया जाता था। तो इसीलिए बेटा नॉमेनक्लेचर किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज का, किसी भी चीज का, इसलिए किया जाता है ताकि कभी हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और हमारे पास में एक स्पेसिफिक नेम हो जिससे हम यहाँ पर एक नेम करके उस चीज का नाम ले सकें, ठीक है। जैसे कि नॉमेनक्लेचर बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई में हमने ई को R1 नाम लिखा है, इसको थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, है ना। क्या लिखा हमने? ई को R1। अब तुम बोलोगे मैम ये 1 नहीं लिए तो आई लिख रहे हो आप। बेटा इट्स अ रोमन नंबर, ये एक रोमन नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले समझो ये ई क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ई की? दैट इज इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो इस्चेरिचिया का ई वाला फर्स्ट वर्ड दैट इज द जीनस फर्स्ट अल्फाबेट, क्लियर? जीनस फर्स्ट अल्फाबेट इज ई। Next is co means coli, so it is a second word, that is species name. Species first two letters, first two alphabets और letters एक ही बात है, यानी कि आपको दो नाम लिखने हैं, स्पीशीज के दो नाम लिखने हैं। जैसे कि अगर मैं मेरा खुद का बनाना चाहूँ तो विजिता शर्मा, दैट इज V इज स्टैंड फॉर माई जीनस, स्पीशीज नेम शर्मा SH, तो VSH। अब मैं चाहूँ तो मेरे आगे मैं कोई भी स्ट्रैंड या कोई भी कोडिंग वर्ड लगा दूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों पता नहीं कितनी विजिता शर्मा है, तो अलग अलग सरनेम होंगे। मे बी अगर अलग अलग सरनेम नहीं हुए तो उनके फीचर मुझसे तो मिलते नहीं होंगे, इन केस मिलते भी होंगे कुछ ना कुछ तो हमें डिफरेंस होगा ही सही, तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। R क्या है बच्चों? R इज स्टैंड फॉर स्ट्रैंड, R इज स्टैंड फॉर द स्ट्रैंड, कि भाई रफ स्ट्रैंड है, स्मूथ स्ट्रैंड है या किस टाइप का स्ट्रैंड है, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया जो है अपना स्ट्रैंड बनाता है और स्ट्रैंड बना करके ही हम उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाते हैं। I क्या है बच्चों? I इज द ऑर्डर। भाई एक तो इको R1 है, जरूरी नहीं ना कि इको R1 एक ही उस पूरे वर्ल्ड में, इको R2 भी हो सकता है, इको R3 भी हो सकता है, इको R100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी बनाओ तुम, हमें क्या है उससे मतलब, तुम तो बनाए जा रहे हो। तो जब तुम बना रहे हो तो तुम्हें अच्छे से ये चीज फिट कर लेनी है माइंड में कि इको R1 जैसा एक ऑलरेडी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना नाम तो देना है पर उसका ऑर्डर तुम्हें चेंज कर देना है। दैट इज अगर 1 है तो तुम 2 दे दो, 2 है तो तुम 3 दे दो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक और है दैट इज HindII। क्या है? HindII। अभी HindII क्या है? H इज स्टैंड फॉर हीमोफिलस का H वर्ड हमने यहाँ लिखा। देन IN, 2 words, IN means influenza. D is a type of a strand, and 2 is a type of order.
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे, जैसे बाम H1 है ना, SMA1 है, SMA2 है ना, और बहुत सारे हैं जैसे कि रोप है, बहुत सारी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी हम बढ़ेंगे आगे वाली 3-4 वीडियोस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं या एंजाइम्स हैं कितने टाइप के होते हैं, बट उससे पहले बात करते हैं जैसे कि मुझे अगर कोई न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना है तो मैं किसी एंजाइम की मदद लूंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेस चाहिए, है ना। अगर मुझे प्रोटीन को ब्रेक करना है तो प्रोटीएज चाहिए, लिपिड को ब्रेक करना है तो लाइपेज चाहिए। तो सेम ऐसे ही मुझे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? न्यूक्लियस। क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए। अब ये न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। पहला एक्सो, दूसरा एंडो। अब ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा फोकस रखना। एक्सोन्यूक्लियस बच्चों एक ऐसा टाइप का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? कट फॉर्म करता है ऑन बोथ एंड ऑफ डीएनए। ये एक ऐसा टाइप का न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए का क्या है? फ्रेगमेंट है या सेगमेंट सीक्वेंस है। अब लेकिन मुझे मान लो कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद लग रही है, तो एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ वहीं आता है जहां पर आपका डीएनए का फ्रेगमेंट एंड हो रहा है। इसकी क्या है? एक इसका कैरेक्टर है कि मैं बीच में आकर के वर्क नहीं करता, मैं हमेशा डीएनए के एंड पर कट फॉर्म करता हूँ, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपका एंडोन्यूक्लियस है। क्या है बच्चों? एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या करता है? कट फॉर्म करता है ऑन दी सेंटर ऑफ डीएनए। ये लो, ये डीएनए जो है ना, डीएनए के बीच में कट फॉर्म करेगा। जैसे मान लो ये आपका क्या है? इस तरीके से डीएनए है, तो भाई इसका क्या है? इसका ये है कि भाई मुझे हमेशा ऐसी जगह पे क्या करना है? कट फॉर्म करना है जहां पर क्या आता है? सेंटर में मेरा सीक्वेंस आता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्सोन्यूक्लियस का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस साइड में लगा होगा और इसका सीक्वेंस जो है वो बीच में लगा होगा। तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि GAATTC की बात करते हैं। अगर इधर से लिखेंगे तो GAATTC, ये मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम और इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरफ, ठीक है। अब देखो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो ये कहता है कि तुम कट लगाओगे तो तुम्हें ऐसे कट लगाना है। कैसे लगाना है? तुम इतना पोर्शन जो है उसे तुम्हें रिजेक्ट करना है, ठीक है, कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अगर एंड में कट लगाना है तो लगा दो। तो बचा हुआ सीक्वेंस कैसे लिखोगे बच्चों? GCTTA, ये तुम्हारा बन गया एक सीक्वेंस। देखो कितना अधूरा सा लग रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया? ऊपर के फ्रेगमेंट और नीचे का एक G उड़ा दिया। अब इससे क्या हो गया? इससे तो बेटा ये हो गया ना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए थे वो टूट गए ना, क्योंकि सामने तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर लगा था। तुम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर हटा रहे हो, इसका मतलब तुम अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं बेटा? स्टिकी एंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टिकी एंड्स बनते हैं, और इन्हें हम कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव एंड्स। 2 नाम बताए हैं, स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना। अभी हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया है, उसमें एक तो हमने वेक्टर डीएनए को लिया है और एक हमने फॉरेन डीएनए को लिया है। तो मान लीजिए कि वेक्टर डीएनए है ना, और एक इसी का ही मैं बना देती हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है? जैसे एक सीक्वेंस ये है, उस वेक्टर डीएनए में क्या हो रहा है बच्चों? इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन तो उसमें रहता है और बाकी का हटा हुआ रहता है। और वेक्टर डीएनए में क्या हो रहा है? ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाता है, नीचे वाला लगा होता है। जब आपस में से चिपकेंगे तो ये जाकर के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे ना। तो हमेशा याद रखना कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें दोनों ही फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को कट करना होता है, तभी आपके कोहेसिव या फिर स्टिकी एंड्स बनते हैं। अब बात करें एंडोन्यूक्लियस के बच्चों, तो एंडोन्यूक्लियस में मैं किसका नाम लेती हूँ? SMA1 का ले लेती हूँ। SMA1 क्या है? SMA1 भी एक टाइप का क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब इसका क्या होता है बेस पर? CCCGGG, इधर से लिखेंगे तो CCCGGG। अब मैंने आपको बताया कि अगर एक्सोन्यूक्लियस है तो एंडोन्यूक्लियस है तो एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट लगाता है? सेंटर में कट लगाता है। कहाँ लगाता है? तो बेटा सेंटर में कट लगाएगा, यहाँ पर सेंटर में कट लगाएगा। तो क्या आप देखो, अगर जैसे मान लो ये सीक्वेंस वो ले भी रहा है तो बाकी के सीक्वेंस तो लगे हैं ना, इसका मतलब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं टूट रहे, ना बेटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इतनी सी बात कर सकते हैं कि ये जो है ब्लंट एंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये ब्लंट एंड्स बनाते हैं, ब्लंट एंड, या ये क्या बनाते हैं? फ्लशिंग एंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लशिंग एंड्स बनाते हैं,
ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, देखो उसमें ध्यान से देखो, ऊपर वाला बेस पेयर तो पूरा चला जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप बीच का अगर हटा भी रहे हैं तो आसपास के जो है उनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, ये स्टेबिलिटी कम नहीं करता है किसी भी सीक्वेंस की, है ना। ये क्या करता है, बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऐसे जोड़ करके रखता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, दिस इज अ लिंकेज बिटवीन द पेंटोस शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब आपके दोनों बॉन्ड्स ऐसे जुड़े हुए रहेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी भी अपने आप बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।